Uh, we were discussing about DC transients. In the last class, we had discussed some introductory concepts, right? DC transients के बारे में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो सर्किट्स होंगे दे विल बी DC सर्किट्स, सोर्स विल बी DC, one or more than one sources, and you will have, in addition to resistance, you will have energy storage elements, right? तो energy storage elements जो हमारे पास होंगे they will be an inductor or a capacitor. Second thing is operating condition is changed by a switch operation. ये हम पहली बार अब ये concept पढ़ रहे हैं after once we have studied about the concepts of circuit theory. सर्किट में जो ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो किसी स्विचिंग ऑपरेशन से चेंज होगी और उसके बाद हम उस सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो हमने तीन तरह के ऑपरेशंस देखे थे जो पॉसिबल है। ये जो मैंने सर्किट अभी अभी शो किया है इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है वो हमें देखना है एरो से, जो स्विच के साथ जो एरो लगा हुआ है। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि दिस स्विच इज बीइंग टर्न्ड ऑन, यानी यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है इस स्विच के लिए वो ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन का ऑपरेशन है, राइट? दूसरा जो पॉसिबल ऑपरेशन है वो मैंने इस राइट साइड वाले सर्किट में शो किया। यहाँ पर भी हम एरो को देखें तो उससे हमें समझ में आता है कि दिस स्विच वाज ऑन एंड इट इज बीइंग टर्न्ड ऑफ। जब हम टर्न ऑफ करेंगे तो सर्टेन चेंजेस इन वोल्टेजेस एंड करंट्स विल टेक प्लेस और हमारा ऑब्जेक्टिव उन्हीं को स्टडी करना है। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि इस स्विच की पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। सो हियर द पोजीशन इज बीइंग चेंज्ड। तो वी विल एनकाउंटर एनी वन ऑफ these possibilities when we are talking about switch operation. क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर या कैपेसिटर होगा तो जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो we will see that the equation will be a differential equation, right? So that will pose certain difficulty in solution, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सर्किट को पहले से ही हम सॉल्व करके रखेंगे और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो t इक्वल टू 0 हमें दिख रहा है, जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, दैट t इक्वल टू 0 इज नोन एज द रेफरेंस टाइम, यानी ये वो वाला टाइम है जहां से हम ऑब्जर्वेशन, जहां पर कोई स्विचिंग एक्शन हुआ है और उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्विचिंग एक्शन से पहले क्या कंडीशन थी सर्किट की। इसलिए हमने एक टाइम डिफाइन किया t इक्वल टू 0 माइनस, दिस इज द टाइम जस्ट बिफोर द स्विचिंग एक्शन। साथ साथ वो वाला टाइम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन, उसको हम लिखते हैं t इक्वल टू 0 प्लस। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एक स्पैन देखा जाए तो 0 माइनस और 0 प्लस के बीच में ऑलमोस्ट जीरो डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन अब जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे हम देखेंगे कि जो सिस्टम की एनर्जी स्टेट है दैट विल चेंज, राइट? दैट विल डिक्टेट लाइक हाउ टू टेक द वैल्यूज, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तीसरा जो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेफिनेशन हमने डिफाइन करी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन the switching action has taken place and you have left the circuit as it is. आपने कोई स्विचिंग एक्शन लिया और सर्किट को वैसे ही छोड़ दिया है, कुछ देर बाद वाला जो टाइम होगा ये लिटरली टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं है, ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है अगर हम नॉर्मल स्केल में देखें, लेकिन सर्किट के लिए इट विल बी टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी आफ्टर a number of time constants, which the concept which we are going to discuss today. ठीक है? So that time we will be referring to as t tending to infinity. कई बार हम उसको t equal to infinity भी लिख देंगे, right? So this is the long time after the switching action. ये हमने कुछ definitions दी थी with respect to the reference time. उसके बाद हमने energy storage elements की कुछ properties discuss करी थी. So talking about the inductor, I have shown the inductor with a symbol here. The value of the inductor
inductance is L. The current flowing through it is I. Now I have marked it as a function of time, and the potential difference across it is V. मैंने यहाँ पर जो पोलैरिटी है पोटेंशियल डिफरेंस की वो मैंने शो नहीं करी है. So talking about the magnitude of this potential difference, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि this magnitude is given by the value of inductance multiplied with the first derivative of the current through it. So this is an extremely important result. We should remember it. V is equal to L di by dt for an inductor. इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में, that is quantified as 1 by 2 Li square. So assuming L to be a constant here, we say that the energy is stored there by virtue of the current flowing through the inductor. और हमें मालूम है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी कंटेंट सडनली चेंज नहीं कर सकते. तो हमने एक डेरिवेशन किया था लास्ट टाइम यूजिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और उसका रिजल्ट हमने ये देखा था कि इफ यू हैव एन इंडक्टर you cannot change the current through it instantaneously. Immediately उसमें कोई करंट में कोई चेंज नहीं आएगा. It will take time for it to change the current, है ना. चेंज जो करंट होगा थोड़ी देर बाद चेंज होगा. So this is another important result. और इसका consequence हमने ये देखा था कि if you know, यहाँ पर अब you have a circuit in which you have an inductor, और उस सर्किट में आपने कोई स्विचिंग एक्शन लिया है, ठीक है. So that action was performed at t equal to 0. फिर हम क्या कर रहे हैं, उस इंडक्टर के करंट पर फोकस कर रहे हैं. स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले हम देखेंगे कि उसका करंट कितना था. लेट अस से दैट करंट वाज I0 माइनस. तो स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद यानी एट t equal to 0 प्लस द करंट कैन नॉट चेंज. वो उतना ही रहेगा जितना वो स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले था. इस रिजल्ट को हम काफी जगह अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे. This is an important result which helps us to draw the boundary conditions in a circuit, right? This point I'll be explaining. अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करते हैं. So coming to capacitor, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर शो किया है with value C. The current flowing through it is I and the potential difference across it is V. तो हमें ये रिलेशनशिप मालूम है कि the current through it will be equal to the value of capacitance and the first derivative of the voltage. ये relationship हमें ये well known relationship से मिला है. Q is equal to CV. So when you differentiate it, you get I is equal to C dV by dt, assuming capacitance to be a constant here. Also, if you see the energy stored in a capacitor, that is given by half CV square, right? So assuming the capacitance to be constant, we say that the energy stored is mainly by virtue of the potential difference across the capacitor, which also means that the potential difference across a capacitor cannot be changed instantaneously. है ना, हमने ये prove किया था using this expression, the relationship between voltage and current in a capacitor. So if you have a capacitor in a circuit and you perform some switching action, then we say that the voltage of the capacitor just after the switching action will be equal to its voltage just before the switching action. तो switching action अगर हमने टाइम रेफरेंस टाइम हमारा t equal to 0 है जहां पर हमने switching action लिया था, तो हम क्या करेंगे, उस एक्शन से पहले देखेंगे कि उस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था. उसको हमने V0 माइनस कहा. तो स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद जो वोल्टेज होगा that will be equal to V0 minus. Right? Because it cannot change instantaneously. It will change, but it will take time to change. So these are the important results जो हमें याद रखने हैं to study the DC transients, right? So these are the important points. हमने यहाँ तक देख लिया कि differential equations आते हैं because the relationship between voltage and current in inductor and capacitor is just like that. And because of it the circuit becomes dynamic. इसका मतलब कि जो expressions आएंगे voltage या current के, they will be functions of time, they will keep changing, right? So KCL और KVL equations जब हम लिखेंगे तो instead of equations which are in algebraic form, we will get equations which are in differential form.
उसमें ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट कंपोनेंट्स होंगे, अभी हम ये डिराइव करके देखेंगे। लास्ट टाइम हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी डिफाइन किया था कि वो वाला टाइम जब वो दैट रिस्पांस व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम and with time then it will gradually die out. Steady state response which is not dependent on time, it is static in nature, it will not change with respect to time. So both these components we will see. So now coming back to the problem, जहां पर हमारे पास एक सर्किट है एंड यू हैव अ स्विच एंड अ कैपेसिटर आल्सो। तो हमने क्या किया, एक बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट लिया, द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट which is being energized by a voltage source of constant value Vs. You have a resistance, you have a switch which is being turned on at the reference time t equal to 0. You have a capacitance C here, and this V is the potential difference across the capacitor. Right? So here we are saying that the capacitor does not have energy before t equal to 0, है ना। ये कैपेसिटर फुल्ली डी एनर्जाइज्ड था स्विच को ऑन करने से पहले। तो अगर ये डी एनर्जाइज था, यानी इफ आई ड्रॉ द सर्किट फॉर t लेस देन 0, तो ये सर्किट हमें इस तरह का दिखेगा। दिस सर्किट वाज ऑफ, राइट, दिस वाज Vs, दिस वाज R, स्विच ऑफ था तो नो करंट कैन फ्लो थ्रू इट, और ये कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी थी नहीं, यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0 था, राइट। तो if I want to see if I want to mention the voltage of this capacitor just before the switching action, तो मैं उसको लिखूंगा V0 minus. I'll write V0 minus as 0 volts. ठीक है। Now what we are doing is we are turning on the switch. हमने स्विच को टर्न ऑन कर दिया। So I'm drawing the circuit for time t greater than 0. Now this switch is on. This resistance is R. Some current is flowing through the circuit, especially this capacitor, and you have a voltage VT here. तो हमारा यहाँ पर टारगेट है to find out the expression for this VT. Okay. हमें लेकिन ये याद रखना है कि जिस इंस्टेंट पे हमने इस सर्किट को ऑन किया था, उस इंस्टेंट को हमने क्या कहा, वी कॉल्ड इट t इक्वल टू 0 प्लस, राइट। ये हम अलग से लिख रहे हैं। जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया था, स्विच को ऑन किया था, दैट इंस्टेंट वाज t इक्वल टू 0 प्लस, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा v 0 प्लस में, वो कितना होना चाहिए, स्विच को ऑन करने से जस्ट पहले जो वोल्टेज था वही होना चाहिए, यानी कि वो कितना होगा, 0 वोल्ट। यानी एट t इक्वल टू 0 प्लस जो हमारा सर्किट था वो इस तरह का दिख रहा था। दिस वाज द सोर्स वोल्टेज, दिस वाज द रेजिस्टेंस। हमने स्विच को ऑन किया, और जैसे हमने ऑन किया, t इक्वल टू 0 प्लस वाला ड्यूरेशन है, इंस्टेंट है, उस टाइम क्या हुआ, कैपेसिटर का वोल्टेज जो था वो 0 वोल्ट था, यानी कि कैपेसिटर कैसा एक्ट कर रहा था, इट वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, राइट। सो this potential difference at t equal to 0 plus was also 0, which means that the current at t equal to 0 plus will be Vs by R. Immediately current flow hona start ho jayega. Of course, because current can be changed instantaneously in a capacitor, but its voltage cannot be changed, right? तो t equal to 0 plus पर ये हुआ था, ये हमें याद रखना है कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया था, जो वोल्टेज था कैपेसिटर का वो कितना था, 0 था। ये 0 क्यों था, क्योंकि स्विच को ऑन करने से पहले भी वो वोल्टेज 0 था, राइट। सो नाउ लेट अस derive the
expression for current. So I am drawing again this circuit for t greater than 0. उस टाइम में ये स्विच ऑन है, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, which is the current flowing through this resistance and the voltage source also, right? Capacitor के across जो potential difference है, we are calling it VT. The value of the capacitance is C. हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर वोल्टेज VT का क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो what I am doing here is I am using nodal analysis. I am assuming ये जो नीचे वाला जो नोड है, I am assuming it to be the reference node, यानी ये पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा. अगर ये पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा तो इस वोल्टेज सोर्स का जो नीचे वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, which means that this potential will be plus Vs, which also means that कैपेसिटर का जो अपर प्लेट है उसकी तरफ जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना होगा, दिस विल बी प्लस Vt. ओके, तो ये जो रेड कलर से मैंने पोटेंशियल्स जो मार्क किए हैं, they are with respect to that reference. So now let us write the KCL equation at this junction. I'm calling it junction J. So at junction J, currents को हम outwards ले रहे हैं flowing from the junction. I hope you remember how to apply nodal analysis. So the potential at junction J will be VT plus VT. रेसिस्टेंस में राइट हैंड साइड का पोटेंशियल VT है, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस VS है. सो VT माइनस VS डिवाइडेड बाय R. दिस विल बी द करंट इन द लेफ्ट आर्म जो जंक्शन के लेफ्ट की तरफ है, प्लस जो करंट कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है. हमें रिलेशनशिप मालूम है, I is equal to C dV by dt, right? So that current is downwards और it is matching our convention कि हम we take all the currents to be outwards. So this will be plus C dV by dt and this is equal to 0 क्योंकि वहां पर दो ही branches हैं, there will be two currents. Do you have any doubt in this equation? No, sir. Okay, so इसको let us try to solve this equation. ये एक differential equation है. Normally हमें algebraic equation से ही पाला पड़ रहा था अभी तक. So let us solve this equation. So what I do here is I separate these differentials here. So I have dV by dt as Vt minus Vs by Rc. So from here I get dV divided by Vt minus Vs. सर VS minus VT नहीं अरे आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा, VS minus VT. सर उल्टा आ जाएगा. Is there any mistake I'm doing? तो VS सर VS वो ब्लू में VS minus VT आएगा, साइन बदल जाएगा ना. Okay, okay, I'm sorry. C dV dt. Right. Vs minus Vt by Rc. So I can write it as minus dt by Rc. This correct? तो नो सर वहां पे भी VS में हाँ, वो Vs minus Vt था, मैंने उसको तो आपने माइनस लिख दिया. यस सर, गॉट इट. माइनस कर दिया उसको. So now integrating both the sides, this will be natural log of Vt minus Vs. Capital Vs is a constant here, ये एक DC source है. That will be equal to minus 1 by Rc is a constant multiplied with T, or K naught will be a constant here after integrating. किसी को इस इंटीग्रेशन में डाउट हो तो प्लीज आस्क. So this can be written as Vt minus Vs is equal to exponential minus 1 by Rct plus K naught. So this will be e power minus T by Rc
into e power k naught. K naught is a constant, so e power k naught will be another constant which I am calling k1. So here I have Vt as Vs plus k1 e power minus t by Rc. यहां पर हमें k1 को डिटरमाइन करना है और उसके लिए हमें अब इनिशियल कंडीशंस काम आएंगी। इनिशियल कंडीशन मतलब जैसे ही स्विच को टर्न ऑन किया गया था उस टाइम पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो कितना था, राइट? तो यहां पर हमें मालूम है कि इफ आई पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में क्या हुआ था, जो स्विच था उसको ऑन किया गया था, राइट? सो if you put t equal to 0, this Vt will be V0 which will be as good as 0 plus, right? क्योंकि स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद वाला टाइम है ये, and this voltage was 0 volts, है ना? ये हमें कैसे मालूम चला? ये हमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से पता चला। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। तो स्विच को ऑन करने से पहले उसका वोल्टेज अगर 0 था तो स्विच को ऑन करने के जस्ट बाद भी उसका वोल्टेज 0 होगा। इसीलिए हमें यह मालूम है कि V0 plus has to be 0 volts and this will be equal to, मैं इस इक्वेशन में t equal to 0 रख रहा हूं, so I get Vs plus k1 e power 0 that will be 1. So from here I get k1 as minus Vs, right? So I put this value here and I get the final expression. The voltage across the capacitance Vt will be Vs minus Vs e power minus t by Rc, right? So I'll write it as Vt is equal to Vs and in brackets 1 minus e power minus t by Rc. This is an extremely important expression. इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहां पर जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, where we are getting Rc as a factor here. See, e power minus t by Rc. So unit of t is in seconds, SI unit seconds होगा, तो Rc का जो SI unit होगा वो भी seconds में होना चाहिए, क्योंकि e का पावर है मतलब it has to be dimensionless, right? So ये जो Rc है, टाइम कांस्टेंट, right, this is known as the time constant, उसको हम tau से represent करते हैं। R into C is known as the time constant. अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, the voltage across the capacitor with respect to time, तो ये ग्राफ हमें इस तरह का दिखाई देगा, राइट? हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो क्या मिला है? दिस V is equal to Vs 1 minus e power minus t by Rc. तो अगर हम यहाँ पर t equal to 0 रख दें तो you will get 1 minus 1, that will be 0. So at t equal to 0, the voltage starts from 0, right? If you put t equals to infinity, V at infinity will be Vs 1 minus, this will be 1 divided by e power infinity, right? So this second part will be 0, so this will be equal to Vs. तो जो कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है, ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बहुत देर बाद ये वोल्टेज कितना होगा? Vs के बराबर होगा, यानी जिस सोर्स को आपने वहां पर लगाया था। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड इट इज रीचिंग टू Vs, और उसके लिए उसको कुछ टाइम लग रहा है। ये जो हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिख रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज का बिल्डअप हो रहा है वो एक एक्सपोनेंशियल बिल्डअप है, राइट? सो इसीलिए इसको हमने कहा टाइम कांस्टेंट, क्योंकि Rc की वैल्यू जितनी कम होगी वो कैपेसिटर उतनी जल्दी चार्ज हो जाएगा। यानी मैं Rc की वैल्यू चेंज कर दूं तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, ठीक है? तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि V इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है।
v इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जो वोल्टेज सोर्स आपने लगाया था उसी वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर वो कैपेसिटर चार्ज हो गया, राइट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटर करंट। तो कैपेसिटर करंट हमें मालूम है कि दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद सी। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अगर हम उसको डिराइव कर, उसको हम पहला डेरिवेटिव ले लें और उसको c से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। हियर टाउ इज इक्वल टू rc. Now if you analyze this expression vs by r into e power minus t by tau, if you put t equal to 0, t equal to 0 हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल करंट विल बी इक्वल टू vs by r. So here t equal to 0 में ये जो इनिशियल करंट है दैट इज vs by r. अगर आप यहाँ पर t equal to infinity रख दोगे तो ये हो जाएगा vs by r 1 by e power infinity, right? So it will be 0. तो over a period of time क्या हो रहा है, the current through the capacitor is becoming 0. तो वो हमें नेचुरली यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने स्विच को ऑन किया कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जो जब वो Vs के बराबर चार्ज हो चुका होगा और उस स्टेज में जो कंडक्शन है करंट का दैट विल स्टॉप, राइट। तो करंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, करंट भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, लेकिन वोल्टेज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और करंट एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, राइट। सो ये वाली जो स्टेट है, जब उसके थ्रू करंट 0 हो जा रहा है तो वोल्टेज इज कमिंग टू अ कांस्टेंट, ये एक स्टेडी स्टेट है, ठीक है। और इस स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो गया है। करंट 0 हो गया मतलब कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। सो आई एम ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स हियर। जो कैपेसिटर का वोल्टेज है एट v equal at t equal to 0 plus, that will be equal to the voltage at t equal to 0 minus, right. कैपेसिटर जो है अगर डी एनर्जाइज्ड था तो t equal to 0 plus में इट एक्टेड लाइक अ शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट किया था कैपेसिटर, क्योंकि इनिशियली उससे पहले भी स्विचिंग एक्शन से पहले भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। t equal to infinity पे the capacitor acts like an open circuit. क्यों ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका है जिस भी वोल्टेज तक उसको चार्ज होना है, एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, राइट। तो ये कब का केस है, ये तब का केस है जब v at 0 माइनस जो था वो 0 वोल्ट था। मान लेते हैं कि वो कैपेसिटर डी एनर्जाइज्ड नहीं था, वो तो एनर्जाइज्ड था। लेट अस से the voltage before you took the switching action it was equal to v naught. तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विचिंग एक्शन लोगे तो क्या वोल्टेज 0 रहेगा कैपेसिटर का, नहीं रहेगा, है ना। एट t equal to 0 plus the voltage will not be 0, it will be equal to v naught, क्योंकि स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले वो वाला वोल्टेज था। तो हम उसको शो करेंगे इस तरह से, एक वोल्टेज सोर्स की तरह। एग्जैक्टली इस इंस्टेंट में इट विल बिहेव लाइक अ वोल्टेज सोर्स, हमेशा नहीं करेगा, उसके बाद तो चेंज होता जाएगा वोल्टेज, लेकिन just at t equal to 0 plus its voltage will be equal to the one which was at t equal to 0 minus. और फिर से क्या होगा, आप बहुत देर तक उस सर्किट को जब छोड़ दोगे तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट एंड इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की जो हमें याद रखनी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने इतने सारे लिखे हैं ये सब एक ही चीज से आ रहे हैं कि द वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, राइट। तो ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था Vt is equal to Vs 1 minus e power minus t by Rc, सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दोबारा दिखाना। this one, यस सर, डन सर। सो ये हमें याद कैसे रखना है, इसको याद, क्योंकि हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया जहां पर
कैपेसिटर वॉज डी एनर्जाइज्ड, उसमें शुरू में कोई एनर्जी थी ही नहीं। हमें ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं जहां पर कैपेसिटर में कुछ एनर्जी थी पहले, यानी कि उसका वोल्टेज जीरो नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है। यह अभी के अभी सब लोग याद कर लें। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर Vt will be equal to its voltage at time t equal to infinity, right, plus its voltage at time t equal to 0 minus again the same voltage V at infinity into e power minus t by tau। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि इंडक्टर के लिए भी हम ऐसे ही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो मान लो अभी जो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो मैं यहां से लाना चाहता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं वो लाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वो कैपेसिटर डी एनर्जाइज था, तो t इक्वल टू 0 प्लस, जो कि एज गुड एज t इक्वल टू 0 है, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। और कैपेसिटर डी एनर्जाइज्ड था, यानी कि t इक्वल टू 0 प्लस में वो कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो V एट 0 कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट्स। अच्छा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। तो मैंने वो सर्किट बना दिया, यहाँ कैपेसिटर था, इट वाज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट, सो दिस वोल्टेज वाज V इंफिनिटी। तो इस सर्किट में हम KVL लगाएं, हम देखेंगे कि V इंफिनिटी विल बी इक्वल टू Vs, राइट। और कैपेसिटर की वैल्यू C थी, जो रेसिस्टेंस रास्ते में था चार्जिंग के लिए, दैट वाज कैपिटल R। तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा, RC। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। V एट इंफिनिटी वाज Vs प्लस V एट 0 was 0 minus Vs e power minus t by RC, so you get Vs 1 minus। तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, क्योंकि सिमिलर एक्सप्रेशन हम इंडक्टर के लिए भी निकालेंगे, वहां पर बस वोल्टेज की जगह करंट होगा। ठीक है, डोंट वरी, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। कमिंग टू द केस ऑफ इंडक्टर, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, बट आज हमें ये दोनों के लिए, हमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए हम एक्सप्रेशन निकालना है, so that we can move forward with the practice questions. So now again, before this t equal to 0, the inductor was de-energized, यानी कि inductor did not have energy, which means that the current through the inductor was 0. ठीक है, this is I। जब भी कैपेसिटर होगा, फोकस ऑन इट्स वोल्टेज, और जब भी करंट होगा, जब भी इंडक्टर होगा, फोकस ऑन इट्स करंट, बिकॉज the voltage across a capacitor cannot be changed instantaneously and the current through an inductor cannot be changed instantaneously. So I at 0 minus was 0, which means that at time t equal to at t less than 0 में अगर हम ये सर्किट बनाए तो ये हमें ऐसे दिख रहा था। The switch was open, the inductor was also open because no current was flowing through it, right? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने स्विचिंग एक्शन लिया, यानी एट t इक्वल टू 0 प्लस, जब हम सर्किट बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, स्विच ऑन हो चुका है, बस अभी अभी ऑन हुआ ही है 0 प्लस, और ये करंट कितना होना चाहिए, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। और इंडक्टर में क्या होता है, करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, यानी I एट 0 प्लस हैज टू बी इक्वल टू I एट 0 माइनस, विच इज 0 एम्पियर्स। इसका मतलब कि ये जो इंडक्टर है, इट इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। कैपेसिटर के लिए याद करें, इट वाज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो इनिशियल करंट है इस इंडक्टर का वो 0 एम्पियर्स है। तो अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं फॉर द करंट, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग द सर्किट फॉर t greater than 0, and let us write KVL for
this loop. So this is Vt, this is It, and I'm writing KVL here. So the equation will be minus Vs plus I into R plus L di by dt, and this is equal to 0. So once again, we have a differential equation here. We are interested in finding the expression for IT. तो यहाँ पर हम ये differential terms को अलग कर देते हैं. So this will be equal to Vs minus ITR. चेक करना, मुझे बताना कहीं गलत तो नहीं है. So this gives you di by dt. मुझे I जो है right hand side में I have to make it free of any coefficient. So I am taking R common here. So this will be Vs by R minus It. So from here I get di by It minus Vs by R. This is equal to minus R by L dt. Right? So integrating for both the sides, I get natural log It minus Vs by R, and this is equal to minus R by L t plus a constant k naught. तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो I get It as Vs by R स्टेप पूरा लिख देता हूं मैं. दिस It minus Vs by R will be equal to e power minus R by L t plus k naught, right? So from here I get It as Vs by R plus e power minus R by L t plus into e power k naught, जिसको मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ k1. So this is the expression for current, but this constant k1 is not known here. So let us find out this constant k1. तो हमें मालूम है कि I at 0, which was equal to I at 0 plus, and it was 0 amperes, right? तो इस equation में I at 0 हम रख दें तो I get 0 is equal to Vs by R plus k1. So k1 comes out to be minus Vs by R, right? So this It will be Vs by R 1 minus e power minus t divided by L by R. मैंने इसको R by L into t को मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा है as L by R. So here this L by R will have same unit of time. So this is this is called time constant of this RL circuit, and that is equal to L by R. Once again an important expression जो हम बार बार यूज करेंगे. तो इस expression को अगर हम प्लॉट करें with respect to time, तो हम ये देखेंगे कि I'll write the expression again here. So this is Vs by R 1 minus e power minus t by tau, where tau is L by R, right? So if you put t equal to 0 here, sorry, if you put t equal to 0 here, you'll get 1. So 1 minus 1 is 0. So the current starts from 0. If you put t equal to infinity here, you'll get the final current as Vs by R. So final current will be equal to Vs by R. और ये जो 0 से Vs by R तक हम पहुंच रहे हैं, ये जो इंक्रीज हो रहा है करंट में, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. और इसके लिए जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू L by R. यानी कि अगर हम इस L by R की वैल्यू को कम कर दें तो फाइनल वैल्यू को हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, राइट? एंड इफ यू फोकस एट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो हमें मालूम है कि
जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हमने I को कैलकुलेट कर लिया है, हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद L, राइट। तो वो ऐसा हम करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा Vs into e power minus t by tau. So again, if you get the initial voltage as Vs, and if you put t equal to infinity, you get the final voltage as zero. Final voltage zero हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि the inductor is acting like a short circuit. ठीक है, तो अगर हम इंडक्टर के लिए भी अपने इन्फरेंसेस को हम लिखें तो पहला इन्फरेंस हमारा ये है कि whatever current was there before the switching action, just after the switching action the same current will be there in the inductor, right? और अगर इनिशियल करंट जीरो था, स्विचिंग एक्शन से पहले करंट जीरो था, तो जीरो प्लस पे क्या होगा? करंट जीरो है मतलब कि इंडक्टर विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, और as the time tends to infinity the inductor will act like a short circuit, यानी जितना करंट उसके थ्रू फ्लो होना है वो कांस्टेंट हो चुका है and it is easily flowing, right? अगर ये करंट जीरो नहीं था before the switching action, let us say the current was I naught, तो just after the switching action क्या होगा? The current will remain I naught, यानी कि it will act like a current source, और as the time tends to infinity again it will act like a short circuit. So please compare the behavior of the inductor and the capacitor. कैपेसिटर में हम वोल्टेज पर फोकस कर रहे हैं, अगर इनिशियल वोल्टेज जीरो है तो कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट इनिशियली, और फाइनली इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। इंडक्टर का बिहेवियर इसका जस्ट अपोजिट है, अगर करंट जीरो था तो इनिशियली इट इज एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट और फाइनली इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, राइट। सो यहाँ पर भी, हाँ जी सर, तो जितनी भी हमने इक्वेशन निकाली है ये जीरो से लेके जीरो प्लस से लेके इन्फिनिटी तक के लिए है ना? हाँ, ये इन्फिनिटी तक के लिए, अनलेस आपने सर्किट को बीच में छेड़ा नहीं है। फिर बीच में छेड़ने का मतलब है एक और स्विच होता और उसमें भी कोई आप एक्शन ले लेते तो फिर कुछ चेंज आ जाता, ठीक है। बट यू आर राइट, अभी ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो हमने जो ये करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला है फॉर एन इंडक्टर दैट इज Vs by R 1 minus e power minus t by tau, here tau is L by R। तो ये एक्सप्रेशन हमें एग्जैक्टली वैसे मिल सकता था जैसे मैंने वोल्टेज के लिए कैपेसिटर में किया था। क्या किया था हमने? द वैल्यू एट इंफिनिटी प्लस द वैल्यू एट जीरो माइनस द वैल्यू एट इंफिनिटी ई पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। तो हमने ये देखा कि हम जो इंडक्टर हम यूज अभी हमारा जो हमें अभी सर्किट दिया गया था उसमें एट इंफिनिटी में क्या होगा? इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो जो इंडक्टर का करंट है यहाँ पर, दिस इज आई टी जो है उसको मैं लिखूंगा आई इंफिनिटी। सो आई इंफिनिटी कितना होगा यहाँ पर? Vs by R, और आई एट जीरो कितना था? जीरो था। तो अगेन इफ आई राइट दिस इक्वेशन दिस विल बी Vs by R प्लस जीरो माइनस Vs by R ई पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ हम कैसे निकाल रहे हैं? ये जो सर्किट है बिल्कुल सिंपल वाला, इसमें जो ये जो रेसिस्टेंस जो पाथ में आ रहा है दैट रेसिस्टेंस एंड जो इंडक्टर है उसका रेशियो दैट इज टाउ, राइट। तो R by L है या L by R है, तो मैं उसको याद रखने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जो अल्फाबेट पहले आता है यानी L डिवाइडेड बाय R, राइट, एंड दिस इज इन सेकेंड्स। तो हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल फ्रीक्वेंटली यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन। सर टाइम कांस्टेंट 63% वाला वो है ना चार्जिंग और वो राइट। तो टाइम कांस्टेंट में हम अगर हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो हम एग्जैक्टली t इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू जो वैल्यू जब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू Vs by R, तो हम ये देखेंगे कि ये वो वाला टाइम है जब जो चार्जिंग हो रहा है, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जो इंडक्टर है या कैपेसिटर की चार्जिंग है या इंडक्टर में जो करंट का बिल्डअप है वो अपने जब 63.2% तक पहुंच जाता है तो वही वाला टाइम एक्चुअली टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक जनरल एक इन्फरेंस हमारा ये होता है, ये एक एम्पिरिकल इन्फरेंस है
कि हम किस टाइम को t इक्वल टू इन्फिनिटी कहें, तो वो वाला टाइम जो ग्रेटर देन 5 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट होता है, जनरली दैट टाइम इज कंसिडर्ड इन्फिनिटी। किसी भी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है उसका 5 टाइम्स जो टाइम होगा, यानी कि एक लॉन्ग टाइम हैज elapsed, उसी को हम एक लॉन्ग टाइम कहते हैं कि elapse हो चुका है, और उसके बाद द सर्किट इज रीचिंग इन इट्स स्टेडी स्टेट। So is there any doubts here? Are there any doubts here? ये ज्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टुमारो वी विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, राइट? So that will hopefully that will give us